हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट ट्यूटोरियल्स। अगर आप एलिट ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट नहीं हो और अगर आपको किसी भी टेक्स्ट बुक की आवश्यकता है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो ताकि जो भी टेक्स्ट बुक है उसके इमेजेस आपको मेल किए जा सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम एक नए पार्ट से शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपकी जो भाषा संचय ये टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें से पहली कविता पुष्प की अभिलाषा ये पूर्ण की थी। आज हम आपकी कहानियों की पुस्तक जिसका नाम है पिटारा, इसमें से पहली कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। इस कहानी का नाम है स्वत्व रक्षा। स्वत्व रक्षा ये जो कहानी है इसके लेखक है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यास सम्राट और कहानीकार प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और उनका देहांत यानी उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। ठीक है, तो इनके कई सारे प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे बड़े घर की बेटी, जैसे गोदाम। और आज हम इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वत्व रक्षा। स्वत्व रक्षा, स्वत्व मतलब क्या? स्वत्व यानी हम खुद, स्वत्व यानी हमारे अधिकार, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सारे बातों की रक्षा। तो पाठ का जो शीर्षक है स्वत्व रक्षा, इसका अर्थ क्या है? स्वाभिमान, सम्मान या अधिकारों की रक्षा करना। खुद के स्वाभिमान की या सम्मान की या अधिकारों की रक्षा करना। अब ये जो कहानी है ये एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। वैसे तो प्रेमचंद जी की कहानियाँ जो है ये समस्या प्रधान होती है, लेकिन ये कहानी व्यंग्य प्रधान है। व्यंग्य प्रधान मतलब क्या? ये कहानी हमें हंसाती है, हमारा मनोरंजन करती है, लेकिन साथ ही साथ में किसी गंभीर समस्या की और किसी गंभीर बात की ओर इशारा करती है जो हमें सोचने के लिए विवश करती है। ठीक है, तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। इस कहानी में वैसे ये दो पात्र हैं, एक है मीर दिलावर अली, ये प्रमुख पात्र है, और दूसरे है मुंशी सौदागर लाल। लेकिन इस पाठ के लिए अगर हम समझें तो और एक प्राणी है जो हमारी कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, क्योंकि उसी के ऊपर ये आधारित कहानी है, और वो पात्र है घोड़ा। ऐसे हम मानते हैं या ऐसे हो गया है कि इंसान ने इतनी तरक्की की है, इतनी प्रगति की है कि उस प्रगति के कारण शायद इंसान के अंदर इतना घमंड भर गया है और उसे ऐसे लगता है कि हम जिस भी प्राणी को चाहे अपना गुलाम, अपना दास बना सकते हैं। और इसी बात को ये जो कहानी है ये भेद कर देती है, तोड़ देती है। इस पाठ में एक पात्र है मीर दिलावर अली और इनके पास एक घोड़ा है। ये जो घोड़ा है उसकी कुछ खासियत थी। अब खासियत क्या थी वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले ये जो मीर दिलावर अली है ये सबसे कहते थे कि मैंने अपनी आधी से ज़्यादा कमाई, तो ज़िंदगी भर की जितनी कमाई, आधी से ज़्यादा कमाई खर्च करके इस घोड़े को खरीदा है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था। उन्होंने उस घोड़े को पलटन से खरीदा। पलटन यानी सेना या सिपाहियों का, सैनिकों का जो झुंड होता है या घोड़ों का झुंड जो होता है उसे कहते हैं पलटन। तो शायद पलटन के जो अधिकारी होंगे उन्हें ये घोड़ा रास नहीं आया था और इसीलिए उन्होंने उस घोड़े को नीलाम कर दिया था, यानी ऑक्शन कर दिया था। और उस ऑक्शन में, उस नीलामी में मीर दिलावर अली ने इस घोड़े को बहुत ही सस्ते दाम में खरीदा। मीर दिलावर अली एक कचहरी में काम करते थे, यानी कोर्ट में, न्यायालय में काम करते थे। तो इस घोड़े पर ये सवार होकर न्यायालय आते जाते थे, यानी सवारी के तौर पर उस घोड़े को वे ले जाते थे। अब ये जो घोड़ा है ये बहुत अच्छा था। वैसे तो उसमें कोई बुरा गुण नहीं था, लेकिन उस घोड़े की खासियत ये थी कि शायद उसमें आत्मसम्मान की जो भावना होती है, आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, तो ये स्वाभिमान की भावना, ये आत्मसम्मान की भावना उस घोड़े के अंदर बहुत ही ज़्यादा थी। अब ये जो घोड़ा है ये मीर दिलावर अली के व्यवहार से बहुत ही खुश था। मीर दिलावर अली ने उसके लिए कोई
अलग व्यक्ति उसकी देखभाल करने के लिए नहीं रखा था, बल्कि वे खुद ही सुबह शाम उसके पीठ पर हाथ फेरते थे, वे खुद उसकी देखभाल करते थे। भोजन, और इसीलिए शायद वो जो घोड़ा है उसे भोजन कम मिलता था। मीर दिलावर अली के घर में भोजन कम मिलने के बावजूद भी घोड़ा प्रसन्न रहता था, नाराज नहीं रहता था, क्योंकि उसका कारण था मीर दिलावर अली का व्यवहार। घोड़े को रविवार का दिन अति प्रिय था, बहुत ज़्यादा प्रिय था। पता है क्यों? क्योंकि रविवार के दिन मीर दिलावर अली न्यायालय नहीं जाते थे, तो अर्थात घोड़े को भी आराम मिल जाता था। और जहाँ पे न्यायालय के बाहर उसे पूरे दिन भर जब ये काम पे लेके जाता था इसे, तो बाहर अपनी सवारी यानी घोड़ा खड़ा कर देते, तो बहुत धूप में उसे तपना पड़ता था, सूखी घास खानी पड़ती थी। लेकिन रविवार के दिन में ऐसा कुछ नहीं होता था। रविवार के दिन तो वो एकदम आराम से उसकी देखभाल होती थी, उसको नहलाया जाता था, उसको हरी घास खाने को मिलती, ऊपर से ऊपर छत भी होता था उसके ऊपर, तो उसे वो तपती गर्मी या जो धूप है उसे सहना नहीं पड़ता। और इसीलिए घोड़े को रविवार का दिन जो है बिल्कुल हमारी तरह बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। और एक बार क्या होता है, ये जो मीर दिलावर अली के, और शायद ना घोड़े को उस बात के कारण आदत लग गई थी कि अब रविवार के दिन कुछ काम नहीं करना है, वो उसके आराम का दिन था, ये उसका अधिकार था, ये उसका हक था कि 6 दिन काम करने के बाद संडे के दिन वो एकदम आराम करेगा। ठीक है, और आते हैं अगले पात्र की ओर। अगले पात्र है मुंशी सौदागर लाल। मुंशी सौदागर लाल ये जो है ये मीर दिलावर अली के पड़ोसी थे और साथ ही साथ उनके बहुत गहरे दोस्त थे। तो होता क्या है, ये मुंशी सौदागर लाल जो है इनके बेटे का विवाह तय होता है, और कुछ जेठ के महीने में यानी लगभग मई के महीने में ये विवाह तय होता है। अब कुछ रिवाज होते हैं शादियों में विवाह के अवसर पर, और उन्हीं रस्मों के रिवाजों के अनुसार दूल्हे को पालकी में बिठाकर, पालकी यानी डोली में बिठाकर कुछ रिवाज पूरे करने होते हैं। लेकिन अब उस समय दुर्भाग्यवश वो जो पालकी ढोने वाले कहार होते हैं या जो पालकी है वो उनको नहीं मिल पाती है, और इसीलिए ये मुंशी सौदागर लाल अपने दोस्त मीर दिलावर अली के पास आते हैं और उसे दरख्वास्त करते हैं कि भाई तुम्हारा घोड़ा मुझे दे दो आज के दिन, ताकि जो भी ये रिवाज है, तो पालकी तो नहीं मिल पाई है, तो घोड़े पर बैठकर दूल्हे को ले जाया जा सके और वो सारे रिवाज पूरे किए जा सके। तो मीर दिलावर अली कहते हैं लेकिन आज तो रविवार का दिन है। तो मुंशी जी कहते हैं तो क्या हुआ भाई, जानवर है, उसको थोड़ी समझेगा रविवार है या सोमवार है। और फिर आगे ये भी कहते हैं कि उसको अगर कुछ दाने दो तो ये तो पीछे पीछे घोड़ा दौड़े दौड़े चला आएगा। मीर दिलावर अली कहते हैं कि अगर तुम जैसे कह रहे हो वैसा हो तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरा घोड़ा जो है ये रविवार के दिन किसी को हाथ भी लगाने देगा। लेकिन मुंशी सौदागर लाल बड़े ही विश्वास के साथ अपने दोस्त को तैयार करते हैं और फाइनली मीर दिलावर अली घोड़ा ले जाने के लिए हाँ कहते हैं। अब मुंशी जी घोड़ा लेने के लिए जहाँ वो घोड़ों का तबेला या रखने का स्थान होता है उनको वहाँ पे लेके चले जाते हैं। तो घोड़ा जो है वो बिल्कुल आराम से हरी हरी घास खा रहा था, एकदम आराम कर रहा था। उसने देखा कि मुंशी जी आए हैं और शायद उसने अंदाज़ा लगाया, भाप लिया कि ये क्यों आए हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के अपने ही धुन में, अपने ही एटीट्यूड में हरी घास खा रहा था, जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कोई आया है या कोई नहीं आया, क्योंकि उसका तो मानना ये था घोड़े का कि आज तो रविवार है, मेरा तो आराम करने का दिन है, कोई भी आ जाए मैं तो यहाँ से उठूँगा भी। और फिर इस प्रकार से मुंशी जी पहले उसको कुछ दाने लेकर आते हैं, यानी दानों का लालच देते हैं। घोड़ा बहुत दिनों से दानों के लिए तरस रहा था, तो दाने देखकर उसकी आंखों में वो एक लालच जादू होता है। फिर वो खाता भी है और कृतज्ञता के भाव, थैंक यू के भाव उसकी आंखों में प्रकट होते हैं मुंशी जी के लिए। लेकिन जब मुंशी जी उसे लेकर जाना चाहते वहाँ से, तो वो अपने पैर वहाँ से हिलाता भी। अब प्यार से जब घोड़ा मानता नहीं है तो मुंशी जी थोड़ा और दूसरा तरीका अपनाते हैं।
उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं चाबुक से उसके नथनों पर और उसे वहाँ से ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन घोड़ा भी अड़ियल था, अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक था, तो घोड़ा एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार होता नहीं। और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए जाते हैं मुंशी जी के द्वारा। घोड़े को बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी घोड़ा अब आगे तैयार होगा या नहीं होगा, ये हम टेक्स्ट बुक से पाठ पढ़ते समय ये हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का नाम है स्वत्व रक्षा। पाठ का नाम है, कहानी का नाम क्या है? स्वत्व रक्षा। और इस कहानी के लेखक है प्रेमचंद जी। अच्छा, तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ की कहानी की प्रस्तावना जो आपके टेक्स्ट बुक में दी है। कथा सम्राट प्रेमचंद की अधिकांश कहानियाँ समस्या प्रधान होती है, यानी समस्याओं पर आधारित होती है। और यह कहानी है व्यंग प्रधान। व्यंग प्रधान मतलब जो हंसाती है और साथ ही साथ किसी गंभीर बात के ऊपर सोचने के लिए विवश करती है। मानव अपने अहंकार वश सोचता है कि वह पृथ्वी के किसी भी प्राणी को अपना दास बना सकता है। फिर एक अधे से घोड़े की क्या दिशा, मतलब इंसान के अंदर ये अहंकार आया है कि हम तो किसी भी प्राणी को गुलाम बना सकते हैं। फिर एक छोटे से घोड़े की क्या विषाद है हमारे सामने। परंतु जब हमारी कहानी के नायक का इस घोड़े से पाला पड़ता है जो अपने स्वत्व या अधिकारों की रक्षा के लिए सब कुछ सहने को तैयार है, तो निश्चित रूप से मानव को पराजय का ही सामना करना पड़ता है। तो क्या निश्चित रूप से मानव को किसका सामना करना पड़ता है? पराजय का। जब जानवर अपने अधिकारों के प्रति रक्षा के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाता है, तो इंसान को तो उसके सामने हार माननी ही पड़ती है। अब कहानी की शुरुआत। मीर दिलावर अली के पास एक घोड़ा था। तो ये है हमारे कहानी के पहले पात्र जिनका नाम है मीर दिलावर अली। इनके पास एक घोड़ा था। कहते तो वे यह थे कि मैंने अपनी जिंदगी की आधी कमाई इस पर खर्च की है, पर वास्तव में उन्होंने इसे पलटन से सस्ते दामों में लिया। ठीक है, तो क्या दिया है? सबसे क्या कहा करते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी की आधी कमाई तो इस पर खर्च की, यानी घोड़े पर। लेकिन असलियत में वास्तव में क्या था कि उन्होंने उस घोड़े को पलटन से सस्ते दामों में खरीद लिया। ठीक है, पलटन यानी सैनिकों का झुंड, घोड़ों का झुंड। यूँ कहिए कि पलटन से निकला हुआ घोड़ा था। कहाँ से निकला हुआ था? पलटन से। शायद पलटन के अधिकारियों ने इसे अपने यहाँ रखना उचित ना समझकर नीलाम कर दिया था। पलटन के अधिकारियों ने क्या समझा कि ये घोड़ा अपने यहाँ रखने लायक नहीं है और इसीलिए उसे क्या कर दिया? नीलाम कर दिया। नीलाम यानी यहाँ पे इसका अर्थ लिखा है सार्वजनिक रूप से बिक्री, यानी ऑक्शन करना। ठीक है। मीर साहब कचहरी में काम करते थे। कहाँ काम करते थे? कचहरी। कचहरी यानी न्यायालय, कोर्ट। शहर के बाहर मकान था। उनका मकान कहाँ था? शहर के बाहर। कचहरी तक जाने में 3 मील की दूरी तय करनी पड़ती थी। कितनी दूरी? 3 मील की दूरी। यह घोड़ा इस तरह मिल गया तो ले लिया, मतलब सस्ते में खरीदने का मौका मिला तो उन्होंने उसे खरीदा। पिछले 3 वर्षों से वह घोड़ा मीर साहब की ही सवारी में था।
देखने में तो उसमें कोई ऐब नहीं था, ऐब यानी कोई बुराई, ठीक है, यहाँ पे अर्थ लिखा है बुराई या कोई अवगुण, ठीक है, कोई दोष उसमें नहीं था, पर कदाचित आत्मसम्मान की मात्रा अधिक थी। आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो उसके अंदर कोई बुरा गुण कोई दोष तो नहीं था, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि उसमें आत्मसम्मान कुछ ज़्यादा था, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध अपमान सूचक काम में लगाना कठिन था, यानी किसी ऐसे अपमान सूचक काम में उसे लगाना बिल्कुल कठिन था, कोई भी काम उसे हम करवा नहीं सकते थे। खैर, मीर साहब ने सस्ते दामों में घोड़ा पाया तो फूले न समाये। फूले न समाना ये मुहावरा है। फूले न समाना का अर्थ होता है बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न होना, खुश होना। लाकर द्वार पर बांध दिया। साइज का इंतजाम करना कठिन था, बेचारे खुद ही शाम सवेरे उस पर 2-4 हाथ फेर लेते। साइज का इंतजाम करना कठिन था। साइज मतलब क्या? जो घोड़ों की देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं साइज, ठीक है। जैसे बगीचे की देखभाल करने वाला कौन होता है? माली। वैसे घोड़े की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या कहा जाता है? साइज। तो साइज रखना उनके लिए कठिन था और इसीलिए वे खुद ही घोड़े की देखभाल करते थे। सुबह शाम उसके ऊपर हाथ फेरते थे, यानी उसका खाना पीना देखना, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना, ये सारी। शायद घोड़ा इस सम्मान से प्रसन्न होता था। शायद घोड़ा भी प्रसन्न था इस सम्मान से। सम्मान क्यों? क्योंकि खुद मालिक उसकी देखभाल करते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात थी कि मालिक ही उसकी देखभाल करते हैं और इसी कारण भोजन की मात्रा बहुत कम होने पर भी वह असंतुष्ट नहीं जान पड़ता था। और इसीलिए जो कि मालिक खुद उसकी देखभाल करते थे तो उसे बड़ी इस बात में अभिमान बड़ा महसूस होता था और इसीलिए उनके घर में भोजन उसे घोड़े को कम मिलता था, लेकिन फिर भी घोड़ा असंतुष्ट नहीं था। असंतुष्ट मतलब नाराज़ नहीं था, दुखी नहीं था इस बात से। उसे भी मीर साहब से कुछ सहानुभूति हो गई थी। सहानुभूति मतलब दया के भाव, हमदर्दी। उसे भी अपने मालिक के प्रति हमदर्दी हो गई। इस स्वामी भक्ति में, स्वामी भक्ति मतलब क्या? अपने मालिक के प्रति प्रेम की भावना, आदर की भावना या भक्ति की भावना, उसे कहते हैं स्वामी भक्ति। स्वामी यानी मालिक, तो मालिक के प्रति प्यार, सम्मान, भक्ति, ठीक है। इस स्वामी भक्ति में उसका शरीर बहुत क्षीण हो चुका था। क्षीण यानी कमजोर। अच्छा, अब ऐसा क्यों बोला है कि इस स्वामी भक्ति में उसका शरीर कमजोर हो रहा था? क्योंकि उसको भोजन बहुत कम मिलता था, लेकिन वो अपने स्वामी के, मालिक के व्यवहार से बहुत खुश था, इसीलिए भोजन कम मिलने पर भी उस बात को वो इग्नोर कर रहा था, अनदेखा कर रहा था, ठीक है। तो इस स्वामी भक्ति में मतलब मालिक के प्रति प्रेम आदर दर्शाने के चक्कर में उसका शरीर बहुत ही क्षीण हो चुका था। क्षीण यानी कमजोर। पर वह मीर साहब को नियमित रूप से प्रसन्नता पूर्वक कचहरी पहुंचा दिया करता था। भले ही शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन मालिक से खुश था, तो मालिक को वो भी खुद प्रसन्नता से अपने काम के जगह तक यानी कचहरी तक पहुंचा दिया करता था। उसकी चाल में आत्मिक संतोष था। आत्मिक संतोष यानी क्या? आत्मा का आनंद, खुशी, ठीक है। तो वो अंदर से ही खुश था मालिक के लिए, उसके चाल में वो खुशी, वो आनंद, वो संतोष की भावना दिखती थी। दौड़ना वह अपनी स्वाभाविक गंभीरता के प्रतिकूल समझता था, यानी उसका जो स्वाभाविक स्वभाव था, जो गंभीरता थी उसके अंदर, उस गंभीरता के खिलाफ, प्रतिकूल यानी खिलाफ। दौड़ना वैसे तो घोड़े का गुण होता है, स्वाभाविक गुण होता है, लेकिन ये जो घोड़ा है ये अलग स्वभाव का है। ये घोड़ा दौड़ने को अपने स्वाभाविक गंभीरता के खिलाफ समझता था। स्वामी भक्ति में उसने अपने कितने ही चिर संचित स्वत्वों का बलिदान कर दिया था। तो स्वामी के प्रति प्रेम दर्शाने के चक्कर में उसने
कितने सारे चिर संचित स्वत्वों का बलिदान कर दिया था। चिर संचित मतलब क्या? बहुत समय से, लंबे समय से जो बातें हम संभल कर रखते हैं उन्हें कहा जाता है चिर संचित। तो घोड़े ने अपने स्वामी के लिए ऐसे कई बातों का त्याग कर दिया जो सालों से उसने संभल कर रखी थी। ठीक है, आगे। अब अगर उसे प्यारा था तो वह रविवार का शांति निवास, तो रविवार का दिन सबको प्रिय होता है, हमें भी प्रिय होता है, बराबर ना। तो रविवार का दिन घोड़े को भी बहुत प्रिय था। क्यों? क्योंकि वो उसका शांति निवास था, आराम करने का दिन हुआ करता था। मीर साहब रविवार को कचहरी न जाते थे, घोड़े को मलते थे, नहलाते थे, तैराते थे और उसमें उसे इन सारी बातों में उसे घोड़े को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। हार्दिक मतलब बहुत आनंद, हृदय से आनंदित हो जाता था, क्योंकि मालिक खुद उसको मलते थे, धोते थे, नहलाते थे, तैराते थे। कहा कचहरी में पेड़ के नीचे बंधे हुए सूखी घास पर मुंह मारना पड़ता था। अब वो दोनों बातों की तुलना कर रहा है कि कचहरी का माहौल, जब वो दिन भर कचहरी के बाहर खड़ा रहता था, और रविवार के दिन, ठीक है, क्या होता था। तो देखिए, कहा कचहरी में पेड़ के नीचे बंधे हुए सूखी घास पर मुंह मारना पड़ता था। मुंह मारना पड़ता था मतलब जैसे तैसे खाना पड़ता था इच्छा के विरुद्ध, और लू से सारा शरीर झुलस जाता था। लू का अर्थ है गर्म हवा, लू का अर्थ है गर्म हवा। लू से सारा शरीर झुलस जाता था, झुलस जाता था मतलब काला पड़ जाता था, इतनी तपती धूप में। और कहा इस दिन यानी रविवार के दिन छप्पर की शीतल छांव में हरी हरी धूप खाने को मिलती थी। संडे के दिन, रविवार के दिन उसे छप्पर के नीचे शीतल छांव में हरी भरी धूप खाने को मिलती थी। धूप यानी हरी घास, धूप का अर्थ क्या है? हरी घास। अतः एवं और इसीलिए रविवार को आराम करना वह अपना हक समझता था और मुमकिन न था कि कोई उसका यह हक छीन सके। तो अब उसे रविवार की आदत हो गई थी और ये तो उसका अधिकार को समझने लगा था, और बिल्कुल भी ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं था कि कोई भी उसका ये रविवार का अधिकार छीन ले। ठीक है, अब आगे। मीर साहब के पड़ोस में एक मुंशी सौदागर लाल रहते थे। कौन रहते थे? मुंशी सौदागर। उनका भी कचहरी से कुछ संबंध था। उन्हें किसी ने कभी कुछ पढ़ते लिखते न देखा था, पर वकीलों में, समाज में उनका बड़ा मान था। यानी पढ़ते लिखते तो देखा नहीं था, पर वकीलों में और समाज में उनका बहुत ही सम्मान होता था। मीर साहब से उनकी दांत काटी रोटी थी। दांत काटी रोटी मतलब क्या? गहरी दोस्ती। तो मुंशी सौदागर लाल जी की मीर दिलावर अली के साथ दांत काटी रोटी थी। दांत काटी रोटी यानी गहरी दोस्ती। जेठ का महीना था। जेठ ये जो हमारे हिंदू भारतीय महीने हैं उनमें से पहला महीना है जेठ या ज्येष्ठ, जो कि मई में जून में आता है। ठीक है, तो जेठ का महीना था यानी तपती गर्मी का। बारातों की धूम थी। तो सभी को पता है मई का महीना मतलब लगभग शादियों का ही, विवाह का मौसम होता है। तो बारातों की धूम थी। बाजे वाले सीधे मुंह बात न करते थे। बाजे वाले मतलब जो विवाह के अवसर पर शादियों में बाजे बजाते हैं, तो ये सीधे मुंह बात न करते थे मतलब क्या? बहुत घमंड दिखाते थे, क्योंकि बहुत बिजी रहते थे ये महीने में, जो विवाह के अवसर के जो दिन होते हैं इन दिनों में। पालकी के कहार अच्छी भेंट लेकर ही पसीजते थे। पालकी यानी डोली। तो विवाह के अवसर पर डोली का उपयोग अनिवार्य होता है और बहुत सारी रस्मों में, रिवाजों में डोली जो है उसकी ज़रूरत होती है, पालकी की ज़रूरत होती है। तो जो पालकी वाले लोग होते हैं, पालकी उठाने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं कहार। पालकी उठाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? कहार। तो पालकी के कहार अच्छी भेंट लेकर ही पसीजते थे यानी मानते थे। तो विवाह के मौक़ों पर, अवसर पर जब ये आते थे पालकी उठाने के लिए रस्मों में पालकी लेकर,
तब अच्छी भेंट यानी जिसके घर में शादी है, जिसके लिए वे पालकी लेकर आए हैं, उनके घर से अच्छी भेंट लेकर ही मांगते थे, स्वीकार करते थे। मुंशी जी ने भी लड़के का विवाह इसी लग्न में करना ठान लिया। तो मुंशी जी ने भी तय किया था कि इसी जेठ के महीने में उनके बेटे का विवाह तय कर दिया। धीरे धीरे बारात के और सब सामान जुटा लिए। तो धीरे धीरे विवाह की तैयारी हो गई, बारात के सारे सामान भी जुटा लिए गए, पर पालकी का प्रबंधन न कर सके। पालकी का प्रबंध नहीं हो पाया। कहारों ने ऐन वक्त पर लौटा दिया। कहारों ने क्या किया, जो उपहार दिया जाता है ना पालकी के लिए, तो ऐन वक्त पर लौटा दिया। ऐन वक्त पर मतलब आखिरी वक्त पर मना कर दिया पालकी लाने के। विवश होकर यही निश्चित किया कि वर को घोड़े पर बिठाकर वर यात्रा की रस्में पूरी कर ली जाए। विवश होकर, विवश यानी मजबूर, मजबूर होकर मीर दिलावर अली ने क्या तय किया, तो देखो, विवश होकर यह निश्चित किया, तय किया कि वर को, वर यानी दुल्हा, ठीक है, वर को घोड़े पर बिठाकर वर यात्रा यानी बारात की सारी रस्में पूरी कर ली जाए। रस्में यानी रीति रिवाज। तो पालकी नहीं मिली तो किससे काम चलाने का सोच लिया, घोड़े से। 6 बजे शाम को बारात चलने का मुहूर्त था। तो 6 बजे का मुहूर्त था। 4 बजे मुंशी जी ने आकर मीर साहब से कहा, मुंशी जी ने किससे कहा, मीर साहब से कहा, यार अपना घोड़ा दे दो, वर को स्टेशन तक पहुंचा दो। पालकी तो कहीं मिलती ही नहीं है, तो पालकी नहीं मिल रही है, तुम्हारा घोड़ा ही दिला दो। मीर साहब कहते हैं, आपको मालूम नहीं आज रविवार का दिन है। मुंशी जी, मालूम क्यों नहीं, पर आखिर घोड़ा किसी न किसी स्टेशन तक पहुंचा ही देगा। घोड़ा ही तो है, किसी न किसी स्टेशन तक पहुंचा देगा, कौन दूर जाना है। मीर साहब क्या कहते, देखो, यो तो आपका जानवर है, ले ही जाइए। जो कि ये अच्छे दोस्त थे, तो मीर साहब कहते हैं, वैसे तो मेरा घोड़ा और आपका घोड़ा एक ही बात है, आपका ही है, तो ले जाइए, पर मुझे उम्मीद है कि आज वह पुट्ठे पर भी हाथ तक रखने दे। मुझे उम्मीद है कि आज तो वो अपनी पीठ पर भी हाथ रखने नहीं देगा। पुट्ठे यानी पीठ। मुंशी जी, अजी मार के आगे तो भूत भी भागता है, यानी अगर उसको मारा तो ये तो जरूर भागेगा, भूत भी भागते हैं, तो घोड़ा कौन सी बड़ी बात है। आप डरते हैं इसलिए आपसे बदमाशी करता है, आप डरते हैं ना, इसलिए वो आपसे बदमाशी करता है। बच्चे पीठ पर बैठ जाएंगे तो कितना ही उछले कूदे, पर उन्हें हिला न सकेगा। एक बार बच्चे बैठ जाए, यानी दूल्हा बैठ जाए, तो कितना भी उछल कूद करे फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। मीर साहब, अच्छी बात है, ले जाइए। हाँ, उसकी यह जिद आप लोगों ने तोड़ दी तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। अगर आपने उसकी ये जिद तोड़ दी तो मैं भी आपका एहसान मानूंगा। जो ही मुंशी जी अस्तबल में पहुंचे, तो मुंशी जी अब घोड़े को लेने आ गए हैं। हाँ देखो, जो ही मुंशी जी अस्तबल में पहुंचे, अस्तबल मतलब क्या, गुड़शाला या तबेला, जहाँ घोड़ा रखा जाता है, रहता है ना, उस स्थान को कहते हैं अस्तबल। जो ही मुंशी जी अस्तबल में पहुंचे, घोड़े ने सशंक नेत्रों से देखा, सशंक यानी शंका से, और एक बार हिनहिनाकर घोषित किया कि तुम मेरी शांति में विघ्न डालने वाले कौन होते हो। एक बार हिनहिनाकर मतलब अपना विरोध प्रकट करते हुए उसने क्या भाव प्रकट किए कि तुम मेरे शांति में विघ्न डालने वाले कौन होते हो। बाजे की धड़ धड़ पोंपों से वो पहले से ही उत्तेजित हो रहा था। उत्तेजित मतलब भड़क गया। पहले से ये बारातियों की धूम चल रही थी, तो बाजे बज रहे थे, पोंपो आवाज़ हो रहा था, उससे वो पहले से ही उत्तेजित हो गया था, यानी भड़क गया था। मुंशी जी ने जब बोलना शुरू किया तो उसने कान खड़े किए और अभिमान सूचक भाव से फिर हरी हरी घास खाने लगा। जब मुंशी जी ने उसे खोलना शुरू किया तो उसने बिल्कुल अभिमान सूचक यानी बिना डरे
बिल्कुल अभिमान से कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस भाव से घास खाना शुरू कर दिया। मुंशी जी भी चतुर खिलाड़ी थे, तुरंत घर से थोड़ा सा दाना मंगवाया। घोड़े ने इधर बहुत दिनों से दाने की सूरत नहीं देखी थी, तो अब मुंशी जी भी बहुत होशियार है, उन्होंने घर से दाने मंगवाए और घोड़े को दानों का लालच दिया। घोड़े ने भी बहुत दिनों से दाने की सूरत नहीं देखी थी, बड़ी रुचि से खाने लगा और तब कृतज्ञ नेत्रों से मुंशी जी की ओर ताका। कृतज्ञ नेत्र मतलब क्या? कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने का, थैंक्स बोलने का, ठीक है। तो कृतज्ञ नेत्रों से मुंशी जी की ओर ताका, मानो अनुमति दी कि मुझे आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति यानी विरोध। तो इस नज़र से देखा मुंशी जी की ओर कि अब मुझे आपके साथ आने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मुंशी जी के द्वार पर बाजे बज रहे थे। वर वस्त्राभूषण पहने हुए घोड़े की प्रतीक्षा कर रहा था। वस्त्राभूषण मतलब विवाह के वस्त्र वगैरह जो होते हैं, अलंकार या वस्त्र, उनको पहनकर घोड़े की प्रतीक्षा कर रहा था। मोहल्ले की स्त्रियां उसे विदा करने के लिए आरती लिए खड़ी थी। 5 बज गए थे। सहसा मुंशी जी घोड़ा लाते हुए दिखाई दिए और तभी सभी को मुंशी जी घोड़ा लाते हुए नजर आए। बाजे वालों ने आगे की तरफ कदम बढ़ाया और एक आदमी मीर साहब के घर से दौड़कर साज लाया। और साज क्या होता है? साज यानी घोड़े के ऊपर जो बांधे जाने वाले जो चीज़ें होती है उसे कहा जाता है साज। यानी घोड़े पर बैठने के लिए जो भी रिक्वायर्ड जो ज़रूरत का सामान होता है या ज़रूरत की चीज़ें होती है, घोड़े पर बैठने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं साज। घोड़े को खींचने की ठहरी, मगर वह लगाम देखकर मुँह फेर लेने लगा, फेर लेता था। लगाम देखकर, लगाम क्या होता है? जो घोड़े के मुंह में जो चंद्राकार जो एक वस्तु होती है जो बांधी जाती है उसे कहते हैं लगाम। चंद्राकार वस्तु जो घोड़े के मुंह में बांधी जाती है उसे कहते हैं लगाम। मगर वह लगाम देखकर मुंह फेर लेने लगा। मुंशी जी ने उसे चुमकारा, पुचकारा, प्यार से उसको सहलाया, उसकी पीठ सहलाई, फिर दाना भी दिखलाया, पर घोड़े ने मुंह न खोला। यानी वो लगाम बांधने के लिए मुंह में, वो लगाम बांधने के लिए मुंह का खुलना आवश्यक था। तब उन्हें बहुत क्रोध आ गया। ताबड़तोड़ उन्होंने चाबुक लगाया, घोड़े को चाबुक लगाया। चाबुक क्या होता है? तो चाबुक जिसके द्वारा घोड़े को, जो हंटर, ठीक है, जिससे घोड़े को प्राणियों को मारते हैं, चाबुक लगाए। घोड़े ने अभी मुंह में लगाम न ली तो उन्होंने नथुनों पर कई बार चाबुक मारा। तो जब घोड़ा फिर भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था लगाम के लिए, तो उन्होंने घोड़े के नथुनों पर, नथुने यानी नाक पर चाबुक मारा। चाबुक यानी हंटर, या हिंदी में इसका दूसरा शब्द है कोड़ा। नथुनों में से खून बहने लगा, घोड़े के नथुनों में से खून बहने लगा। घोड़े ने इधर उधर दीन और विवश आंखों से देखा। दीन यानी बहुत गरीब, मजबूर, विवश का अर्थ मजबूर या लाचार आंखों से देखा। समस्या कठिन थी, इतनी मार उसने कभी न खाई। घोड़े ने इतनी मार कभी नहीं खाई। मीर साहब की अपनी चीज़ थी, जो कि मीर साहब ने उसे खरीदा था, इसलिए यह शब्द क्या है? मीर साहब की वह अपनी चीज़ थी। वह इतनी निर्दयता से कभी पेश न आते थे। मीर साहब का वो अपना घोड़ा था और मीर साहब इतनी निर्दयता से, इतनी कठोरता से उस घोड़े के साथ कभी पेश आए न थे। सोचा मुंह नहीं खोलता तो न मालूम और कितनी मार पड़े। अगर मुंह नहीं खोले तो पता नहीं कितनी मार पड़े। और उसने फिर मुंह खोला और लगाम ले ली। फिर क्या था? मुंशी जी की फतह हो गई। फतह यानी जीत। तुरंत जीन भी कस दी। जीन क्या होती है? जीन यानी जो चमड़े की एक ऐसी वस्तु जो घोड़े पर रखी जाती है, उसके बाद घोड़सवार उसके ऊपर सवार होता है। तो जीन एक चमड़े की चीज़ है, वस्तु है, जो घोड़े पर रख कर उसके ऊपर फिर घोड़सवार बैठे।
तुरंत जीन भी कस दी, दूल्हा कूद कर घोड़े पर सवार हो गया। जब वर ने घोड़े की पीठ पर आसन जमा लिया तो घोड़ा मानो नींद से जागा। जैसे ही दूल्हा घोड़े पर बैठा तो जैसे वो घोड़ा नींद से जाग गया, विचार करने लगा, थोड़ी से दाने के बदले अपने इस स्वत्व से हाथ धोना, एक कटोरे भर की कढ़ी के लिए अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बेचना है। मतलब मुंशी जी ने उसे थोड़े से दाने खिलाकर उसका पूरे रविवार की जो छुट्टी का अधिकार था वो छीना जा रहा था, तो उसे ये मंजूर नहीं था। तो उस बात को किस बात के साथ कंपेयर किया है? जैसे एक कटोरे भर कढ़ी के लिए अपने सारे अधिकार बेचना, ये तो ऐसी बात हो गई। उसे याद आया कि मैं कितने दिनों से आज के दिन आराम करता आया, तो आज क्यों यह बेगार करूं? बेगार मतलब बिना वेतन का काम, बिना रिटर्न कुछ मिले काम करना, ऐसे ही बिना कुछ रिटर्न मिले, बिना वेतन का काम। तो आज मैं क्यों ये बेगार करूं? सब सोच विचार कर उसने निश्चय किया कि मैं यहाँ से कदम ही नहीं उठाऊंगा, यही होगा, मारेंगे तो सवार को लिए हुए जमीन पर ही लौट जाऊंगा। घोड़ा भी बड़ा अड़ियल है, अपने अधिकारों को खोना नहीं चाहता है। उसने क्या सोचा, अब तो मैं एक कदम भी नहीं उठाऊंगा यहाँ से, यही होगा ना कि मारेंगे तो उस सवार को लिए ही जमीन पर लौट जाऊंगा। मेरे मालिक मीर साहब भी तो यही कहीं होंगे, उन्हें मुझ पर इतनी मार पड़ती कभी भी पसंद नहीं आएगी। और इस तरह से घोड़े ने आखिरकार ये तय कर लिया कि वो अब एक भी कदम आगे उठाएगा नहीं और अपने अधिकारों को खोने देगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कि ये मीर दिलावर अली जो है, इन्होंने घोड़ा कहाँ से खरीदा था? पलटन से। उसके बाद उस घोड़े की विशेषताएं क्या थी? तो एक तो उसमें कोई ऐब नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान की मात्रा ज़्यादा थी। फिर वो अपने मालिक से बहुत भोजन कम मिलता था, फिर भी वो प्रसन्न था मालिक से, क्योंकि मालिक उससे बड़े ही प्यार से उसके साथ व्यवहार करते थे, उसकी देखभाल करते थे। उसके बाद पढ़ा कि रविवार का दिन उसे बहुत पसंद था। क्यों पसंद था वो हमने पढ़ा। उस बात के बाद मुंशी सौदागर लाल मीर दिलावर अली के पास घोड़ा मांगने आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बेटे का विवाह तय हुआ है और बारात में जो डोली है, ये डोली उनको नहीं मिल पाई है, पालकी नहीं मिल पाई है, इसीलिए घोड़े का उपयोग करके वो सारी रस्में पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन घोड़ा जो है ये बिल्कुल आत्मसम्मान से जीता है और ये घोड़ा बहुत ही आत्मसम्मान को ज़्यादा महत्व देता है, अपने अधिकारों को खोना नहीं चाहता, और इसीलिए मुंशी सौदागर लाल जी के साथ जाने के लिए उस बारात में उनके दूल्हे को, उनके बेटे को ऊपर बिठाने के लिए घोड़ा एक पग भी आगे बढ़ाता नहीं। तो यहाँ तक हमने पाठ पूरा कर दिया है। अब जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर्स है ये आप उन नोट्स में से रिवाइज करें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बाकी के बचे हुए पाठ के साथ।